नमस्कार, मैं भाग्यश्री शर्मा मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो कल टॉपिक था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या कोई भी हमारा सिस्टम है वो हमारी जो रोजाना की जिंदगी है उसमें काम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। तो आपने बोला कैसे मैम, ये कैसे हुआ कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से काम कर पाते हैं? तो मैंने कल बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे भोजन को पाचन में काम आता है। ये जो सिस्टम है वो किसमें इन्वॉल्व है, हमने जो भी खाया है उसको पचाने के काम में आता है। और जब इस भोजन का पाचन होता है तभी हमें क्या मिल पाती है, ऊर्जा मिल पाती है। तो कल के उस डायग्राम कल हमने इसे बहुत अच्छे से जाना कि सिस्टम क्या होता है या फिर डाइजेशन या पाचन क्या होता है, ये सब हमने कल देखा था। अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको फिर से दूं तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो सिस्टम है वो किससे बना हुआ है। सिस्टम हमेशा ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप से मिलके बना होता है कि कोई भी सिस्टम है तो वो क्या करेगा, एक ग्रुप होगा जो एक काम संभालेगा, एक ग्रुप होगा तो वो एक काम संभालेगा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो ग्रुप से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारी ग्लैंड्स। तो हमारा जो सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड से। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर बहुत सारे अंग मिल आते हैं जो कि मिलके एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं। फिर हमने बताया, कल हमने बात करी थी कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और क्यों होता है। तो किस प्रकार में मैंने आपको बताया कि हम भोजन का पाचन दो प्रकार से कर रहे थे, केमिकल से कर रहे थे और फिजिकल से कर रहे थे। फिजिकल से मैं अगर आपसे मतलब पूछूं कि फिजिकल है क्या, फिजिकल चीज़ें क्या होती हैं? फिजिकल होती है कोई भी चीज़ जिसे हम बाहर से उस पर काम कर रहे हैं, वो क्या होती है, फिजिकल। और केमिकल क्या होती है, जब हम उसके अंदर से कुछ काम कर रहे हैं वो होती है केमिकल। तो हम भोजन की बात करें कि भोजन को हम बाहर से कैसे तोड़ रहे हैं, हमारे दांतों से, तो वो कौन सी प्रक्रिया हो गई, फिजिकल। और भोजन को अगर हम एंजाइम्स की सहायता से उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारा भोजन किससे बना है, हम जो खा रहे हैं रोटी या चावल या दालें वो किससे बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट से मिलकर बनी हुई है। तो इनमें क्या होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में रहते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जब ये बॉन्ड्स इन ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्डिंग है उनको तोड़ना क्या है, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एंजाइम्स की सहायता लेते हैं। तो हमें ये पता चल गया किस प्रकार होता है, दो प्रकार बता दिए आपको, फिजिकल और केमिकल। और हम क्यों करते हैं तो ये भी हम कल जान चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे आपको क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं भोजन का पाचन? हम भोजन का पाचन इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। जैसे रोटी खाई तो हमने सीधा कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने प्रोटीन, दालें खाई तो हमने क्या खाया, प्रोटीन खाया। अगर हमने कोई भी वसीय चीज़ या ऑयली चीज़ खाई तो हमने क्या खाया है, हमने फैट खाया है। लेकिन आपको पता चल गया होगा कल की क्लास में कि ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं बड़े ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं इनकी। जब जाके एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, जब बहुत लंबी चेन्स अमीनो एसिड की जुड़ती हैं तब जाके प्रोटीन बनता है, और बहुत लंबी चेन फैटी एसिड की जुड़ती हैं तब जाके क्या बनता है, एक लिपिड बनता है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म कैसी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और ये इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हमारी एक छोटी सी सेल ले पाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्या इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। इसी वजह से हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, तोड़ना होता है। तो किस प्रकार होता है और क्यों होता है मैं कल भी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, और आज भी मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। देन फिर हमने थोड़ा सा जाना था कि क्या होगा पचे हुए भोजन का। जैसे ही हमने खाना पचा लिया, अब क्या करना है, पचा हुआ भोजन का सेल क्या करेगी, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उन्हें अवशोषित करेगी। कैसे करेगी, किस प्रकार करेगी, ये हम जानेंगे जब हम कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। जब हम अंगों को पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस जो लाइन है इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको जानना है कि पहले भोजन का क्या होगा,
खाया जाएगा, खाए हुए भोजन को क्या किया जाएगा, पचाया जाएगा, उस पचे हुए भोजन का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। फिर हमने बात करी थी कि पाचन तंत्र से संबंधित डिसऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पाचन तंत्र से संबंधित क्या आ जाएंगे, डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अगर कल भी मैंने राइट करवा दिया था डिसऑर्डर, प्रिंट थोड़ा सा लिखिए, पीपीटी में थोड़ी सी एक मिसिंग है, डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर कैसे भी हो सकते हैं। या तो कभी हम क्या करते हैं, ऑलवेज हम अच्छा हेल्दी फूड तो नहीं खाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ठेले वाला फूड, ठीक है। ये क्या होता है फूड, कभी कभी ये फूड हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाने की जो खराब हो चुकी होती हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर अंदर ही जो हमारे सिस्टम है अलग अलग, जैसे हम स्टमक की बात करें या इंटेस्टाइन की बात करें या हमारे लीवर की बात करें या गॉल ब्लैडर की बात करें, आपने अगर स्टोन का नाम है ना, पथरी जो हो जाती है तो हमारे गॉल ब्लैडर में हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे इस सिस्टम से रिलेटेड है, उनके बारे में हम एट द एंड ऑफ द ये जो हमारा सेशन है या डाइजेस्टिव सिस्टम का सेशन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहले हमने सिस्टम, फिर खाना खाया, पचाया, अवशोषण, और अवशोषण होने के बाद जो बच गया या तो वो मटेरियल हमें क्या कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुई हमारी बॉडी में, हमने कुछ ऐसा गलत खा लिया, उससे जो भी हमें डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। हमारी जो डिजीज़ वाले एक टॉपिक है वहाँ पे थोड़ी सी डिजीज़ यहाँ पे भी कम क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको एज अ वर्बली बता दिया कि क्या क्या हुआ। हम अगर इसको एक एक लाइन दें, इसको हम लाइंस में समझें, ठीक है, एक साइंटिफिकली लाइन में, फिर उसके हम इनको टर्म्स भी देते रहेंगे। तो कैसे होगा, हम भोजन के रूप में पोषण लेते हैं, वी टेक नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि अब डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम भोजन से स्टार्ट करेंगे, और भोजन ही तो हमारा क्या होता है, जो हमें क्या देता है, पोषण या नरिशमेंट देता है। कहते हैं घर का खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, तभी तो ग्रोथ होती है। हम दालें खाते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है तो हमारी ग्रोथ होती है। हम फैट खाते हैं तो हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, हम थोड़े से थिक हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, हमने नरिशमेंट के फॉर्म में हमने फूड लिया है, फिर इन फूड को क्या कर दिया गया है, सरल पदार्थों में तोड़ा गया है, ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस। ये मैं बता चुकी हूँ क्यों करना है हमें, बिकॉज ये जो फूड हम खाते हैं नरिशमेंट के लिए या पोषण के लिए, ये बहुत ही कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही भोजन हम पचा लेंगे उसके बाद क्या होगा, ये जो भोजन में से जो हमने बोला कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, CHO, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्रोटीन CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये टूटेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आएंगे, इनको ही हमें क्या करना है, अवशोषण करना है, क्योंकि इन्हीं से ही तो क्या बने होते हैं, हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं, इन्हीं से तो हमारी क्या बनी होती है, सेल बनी होती है। जब भी हम सेल एक सब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो सेल है उसके क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ इनमें कैसे सेल को बना रहे हैं। तो इन्हीं मॉलिक्यूल की हमें अल्टीमेट ज़रूरत होती है हमारे खाने से, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊतक द्वारा इनका क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे इन्हीं मॉलिक्यूल्स का। जैसे ही अवशोषण होगा तो कुछ खराब भी होगा, वेस्टेज मटेरियल होगा जो कि बाहर निकाल दिया जाएगा, और कुछ वेस्टेज मटेरियल या इस प्रक्रिया में कोई भी अंग में कोई खराबी होती है तो उससे रिलेटेड हम क्या जानेंगे, समस्याएं जानेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये लाइंस बता दी है। अब इन लाइंस को साइंस में क्या टर्म देते हैं, या फिर आपके लिए आपके एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि इंजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, या फिर डाइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, या फिर इजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक टर्म्स बता रखी हैं कि जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, भोजन को खाना या फिर भोजन को पोषण के रूप में लेने को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, इंजेशन, ठीक है। जो भी भोजन हम खा रहे हैं उसको हम क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इंजेशन, ठीक है। तो आप खुद आप याद रखेंगे, एग्जाम से क्वेश्चंस आएगा कि हम जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है,
तो हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंजेशन के बाद आती है हमारी डाइजेशन की प्रोसेस, और फिर आती है हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, मैं अभी बता चुकी हूँ बार बार। फिर आती है हमारी एसिमिलेशन की प्रोसेस, फिर आती है हमारी इजेशन या फिर उत्सर्जन की, कि बचे हुए भोजन के बाद जो वेस्टेज मटेरियल हमारी बॉडी में फूड का बच रहा है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी, इजेशन या फिर उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एक्चुअली क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप हर जगह पढ़ते हैं या किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट कुछ कुछ आपको हर जगह से नया मिलता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं क्वेश्चन इन पे भी बन जाते हैं, तो इन टर्म्स को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आपने पढ़ लिया, एक तो हो गया हमारा इंजेशन, खाना खाना, फिर उसको पचाना, अब्जॉर्प्शन, बचे हुए भोजन में से जो हमारे न्यूट्रिएंट है उसको सेल क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, अब्जॉर्ब करके क्या करेगी, उपयोग में लाएगी, एनर्जी बनाएगी, और जो हमारा पचा नहीं भोजन उसको क्या कर देगी, या हमारा जो वेस्टेज मटेरियल बच गया है उसको हम क्या कर देंगे, उत्सर्जित कर देंगे। अब मैंने कल आपको ये पूरी लिस्ट बताई थी कि कौन सी क्या है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है या जो हमारा सिस्टम है, मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम किसी भी सिस्टम की बात करें तो किससे मिलके बनाता है, छोटे छोटे समूह से मिलके बनाता है। चलो ये तो हमारे शरीर की बात है, तो हम यहाँ पे किसके समूह की बात करेंगे, अंगों के समूह की बात करेंगे। लेकिन हम कोई अगर हम ऐसा ही कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे हम मेडिकल डिपार्टमेंट ले लें तो उसमें डॉक्टर भी होते हैं, उसमें नर्स भी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर सर्जन अलग होते हैं, कुछ गायनिक होते हैं, तो ये सब क्या है, उस सिस्टम का पार्ट है। और वो सिस्टम किसमें पार्ट ले रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में। वैसे ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम हमारी बॉडी की बात करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग अंगों का नाम लेंगे और अंग ही क्या बनाए, ग्रुप में काम करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, बताइए आप। मैं आपको फर्स्ट लाइन में बता चुकी हूँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और हमारी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, उसको हम आहार नाल भी कहते हैं, ठीक है, और जो हमारी ग्लैंड्स है वो है ग्रंथियां। तो जो आहार नाल है मतलब आहार लेने से लेकर नीचे तक का जो पाइप वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे हम कल देख चुके हैं स्ट्रक्चर को। हमारा माउथ की जो एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग है वो किससे होती है, हमारे माउथ से होती है। आहार नाल, अगर हम आहार बोल रहे हैं तो हमारा फूड हमारा सीधा कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। किसी के नाक में तो नहीं जाता फूड, ठीक है, सीधे हमारे कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। तो अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग कहेंगे या हमारे आहार नाल की स्टार्टिंग कहेंगे तो हम किससे कहेंगे, माउथ से कहेंगे। माउथ के बाद ये जो पाइप नुमा संरचना मैंने आपको बताई थी और ईसोफेगस है, ईसोफेगा या फिर से फूड पाइप भी कहते हैं। इससे के थ्रू हमारा भोजन कहाँ आता है, स्टमक में आता है। ये पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है ऐसा थैलेनुमा संरचना, उसे हम हमारा स्टमक है। फिर ये इसके नीचे ये जो लाइट पिंक में बहुत सारी कॉइल्ड कुंडलित एक संरचना दिख रही है, वो कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये आपको एक बड़ी, ठीक है, ये दिख रही है जो कि नाम से बड़ी है लेकिन जो कि नाम में बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन है। मैंने कल भी बताया था लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ लेंथ में नहीं बड़ी है, ठीक है, डायामीटर में बड़ी है। वो कौन सी है, लार्ज। और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से छोटी है, छोटी आंत कहते हैं, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबी है। कल मैं बिल्कुल पूरा लिखवा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, ठीक है। और ये याद रखनी भी है कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। बच्चों को लगता है कि या तो एलिमेंट्री कैनाल समझ लेते हैं, ठीक है, या फिर सबको लगता है कि आपको क्या लगेगा, अगर ऑप्शन में लार्ज इंटेस्टाइन आया तो आप क्या सोचेंगे कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम में लार्ज है और लेंथ में स्मॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, नाम में स्मॉल है और लेंथ में क्या है, लार्ज है, ठीक है। फिर ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड हो रहा है एनस में, और इसी के थ्रू हमारी जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो होती है। हम सिर्फ अभी एक वो डिटेल में आपको कल करा चुकी हूँ, हम सिर्फ एक इंट्रो ले रहे हैं कल का, ताकि वो हमारा क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, ठीक है। फिर मैंने वही डाइजेस्ट सिस्टम, उसे हमने डायग्राम में देखा, यहाँ हम फ्लो चार्ट में देख रहे हैं
कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल या आहार नली से, और उसके साथ और क्या है, हमारी ग्लैंड्स हैं। तो मैंने अब कल भी बताया आपको कि मुख जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मुख से होती है। इस मुख को हम बकल कैविटी, ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी के नाम से जाना जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग होती है बकल कैविटी से, यस ये राइट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मुख को ही हम ओरल कैविटी कहते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं या फिर बकल कैविटी कहते हैं। और मुख में भी कौन सी संरचना बताई थी, टीथ एंड टंग। कितनी अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, सबके पास अपना माउथ है, ठीक है। मुंह खोलेंगे सबको पता चल जाएगा कि माउथ होने को बहुत सारी संरचनाएं हैं, हमारा जबड़ा भी है, हमारा ये जो पैलेट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे डाइजेशन में काम आ रही है वो कौन से हैं, टीथ एंड टंग, ठीक है। अब हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हमने क्या बोला था, फिजिकली भी तोड़ेंगे खाने को और केमिकली भी तोड़ेंगे। तो केमिकली तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लैंड्स चाहिए, ग्लैंड्स ग्रंथियां, ठीक है। जो ग्रंथियां किन्हें कहेंगे, ऐसे ऑर्गन्स जो कि कुछ ना कुछ रसायन स्रावन करें या कुछ केमिकल स्रावित करें, सिक्रीट करें, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात। तो कल मैंने आपको 2 ग्लैंड्स बताई थी, फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होती हैं वो अपने यहाँ जो सिक्रीशन होता है, जो भी वो केमिकल छोड़ने वाली हैं वो कोशिका के बाहर छोड़ती हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन को हम क्या कहते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियां। मतलब इनका जो सिक्रीशन होगा वो सेल के बाहर होगा और वो अपने आप ही कहीं ना जहाँ उनके टारगेट पॉइंट्स होंगे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इसके हम दूसरी ग्लैंड की बात करें, वो एक चैप्टर है पूरा हॉर्मोन्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मीन्स क्या होता है, जैसे एक्सो मीन्स बाहर होता है, वैसे ही एंडो मीन्स होता है अंदर, कि जो अपने स्रावन को कहाँ छोड़ती, सेल के अंदर ही छोड़ती हैं। अब वो सेल के अंदर ही रहा तो आप बताइए कैसे अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशन को अंदर छोड़ती हैं, प्लस इनके सिक्रीशन को पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, रक्त की जरूरत होती है। ये रक्त के माध्यम, जैसे रक्त हमारे शरीर में पूरा बहता है, रक्त के माध्यम से ही अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच पाती है। टारगेट पॉइंट हम किसे कह रहे हैं, टारगेट पॉइंट हम उसे कह रहे हैं जहां पे हमें एक्शन चाहिए, ठीक है। टारगेट पॉइंट हम किसे कह रहे हैं, जहां पे हम या तो एक्सोक्राइन जिसका एग्जाम्पल एंजाइम है, या फिर एंडोक्राइन जिसका एग्जाम्पल हॉर्मोन्स है, उनका एक्शन चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, इसका इसमें एक है पटाइलिन, एक एमाइलेज है, ठीक है। जो पटाइलिन एमाइलेज है उसका काम है मुख में क्या करना, मुख में जो हमारा भोजन आता है उसको पचाना। तो इस पटाइलिन एमाइलेज का टारगेट पॉइंट क्या होगा, हमारा मुख। तो ये हमारे मुख में ही जाके क्या करेगी, भोजन को पचाएगी। ऐसा नहीं कि पटाइलिन एमाइलेज क्या होगा, स्टमक में भी पहुंच जाएगा और वहां पे क्या करेगा, किसको पचा लेगा, भोजन को पचाएगा, ठीक है। तो टारगेट पॉइंट समझ में आ गया। ऐसी ग्रंथियां जो अपने टारगेट पॉइंट पे सीधे पहुंच जाती हैं वो है एक्सोक्राइन, और ऐसी ग्रंथियां जो अपने ऐसी ग्रंथियों का स्रावण जो इनका स्रावण या केमिकल इनको पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की या रक्त की जरूरत होती है, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का हमने देख लिया एंजाइम्स। तो हमें पता चल गया कि फिजिकली तो हम अंगों से तोड़ेंगे और केमिकली हम किससे ब्रेक करेंगे, हम केमिकली एंडोक्राइन ग्लैंड से या एक्सोक्राइन ग्लैंड से करेंगे और उनके केमिकल से करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे जो स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल से हो गई है, ये सिर्फ इंट्रो के तौर पे लिया जा रहा है ताकि रिकॉल हो जाए। फिर ये था हमारा, फिर माउथ के बाद क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। फिर हमारा स्टमक आ जाता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। तो स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि भोजन को केमिकली तोड़ेंगी। तो उन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे थे, जठर ग्रंथि बोल रहे थे। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उनमें जो केमिकल सिक्रीशन होता है भोजन को पाचन के लिए, तो वो कौन करती है, यकृत या लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियास। तो ये कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमारा लास्ट आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है।
तो वहाँ पे भी कोई ग्रंथि नहीं है, डाइजेशन नहीं है, तो हमारी बॉडी इतनी समझदार है कि वहाँ पे वो चीज़ डाली ही नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या वहाँ पे ग्रंथि करेगी। फिर गुदा, जिसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, एनस के थ्रू हम अपने भोजन को रिलीज आउट कर देते हैं। भोजन जो भी वेस्टेज हमारा भोजन है उसको रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक एक ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो ये कल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ओडोंटोलॉजी सबको पता है, स्टडी ऑफ टीथ हो गया। डाइफाइकोडोंट ये भी मैं बता चुकी हूँ। जब ऐसी जीव के जीवन में आने वाली ऐसी कंडीशन जब उसके दांत 2 बार आएंगे, ठीक है, वो क्या होता है, डाइफाइकोडोंट। कोई भी जीव जिसके पूरे जीवन काल में या पूरी लाइफ साइकिल में जो दांत हैं 2 टाइम्स आते हैं, वो कंडीशन होती है डाइफाइकोडोंट। एक होते हैं मोनोफाइकोडोंट भी। मोनोफाइकोडोंट मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो वह जीव जिनके पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार टीथ आएंगे, वो कौन से हैं, मोनोफाइकोडोंट। तो हमने यहाँ पे कल ये देख लिया था, मिल्क टीथ देख लिए थे कि 2 आते हैं, शुरू में मिल्क टीथ आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर परमानेंट आते हैं। नंबर्स हमने देख लिए थे कि एक के 20 थे और एक परमानेंट टीथ के कितने थे, 32 थे, ठीक है। तो ये कल पूरा हो चुका है वाला टॉपिक। फिर हमने किसकी बात करी थी कि ठीक है 32 आते हैं हमारे परमानेंट, ठीक है, और मिल्क टीथ आते हैं हमारे 20। नंबर्स याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आ जाता है कि बचपन में हमारे कितने दांत होते हैं, और परमानेंट जब वो टूट जाते हैं तो परमानेंट कितने रह जाते हैं, पर परमानेंट कितने होते हैं, तो वो 32, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ, कि ये जो टीथ आ रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे। तो ये भी हमने कल देखा था। एक हमने जॉ का एक डायग्राम बनाया था, ऊपर वाले को हमने मैक्सिलरी जॉ कहा था, नीचे वाले को मैंडिबल कहा था। फिर हमने कहा था कि जो फ्रंट टीथ होते हैं या जो सबसे पहले आते हैं उन्हें हमने इंसाइजर कहा था। फिर उसके बाद हमने कैनाइन बताए थे, जो इंसाइजर के बाद जो थोड़े से नुकीले हैं। फिर प्रीमोलर बताए थे, और फिर उसके बाद में मोलर की बात करी थी। और यहाँ पे हमने इनका क्या जाना था, नंबर, कि इंसाइजर 8 है, कैनाइन 4 है, प्रीमोलर 8 है और मोलर 12 है। फिर ये तो हमने कल बात करी थी किसके बारे में, अगर हमने किसके बारे में, ये थी हमारे परमानेंट टीथ की बात, ठीक है। और यहाँ पे हमने इनके वर्क भी बताए थे। एक बार मैं और इनके वर्क को बता देती हूँ। तो जो हमारा इंसाइजर है वो किसके काम आ रहा था, हमारे कटिंग के काम आ रहा था, और जो कैनाइन है वो हमारे टेयरिंग के काम आ रहा था, ठीक है। और जो प्रीमोलर है, जो अग्रचर्णक है, वो किसके काम आ रहे थे, ग्राइंडिंग के काम आ रहे थे। और जो मोलर है या चर्णक है वो किसके काम आ रहे थे, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग के काम आ रहे थे। तो ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग किसकी करने वाले हैं हम, सलाइवा की। अब ये क्या होता है सलाइवा, कहाँ से आता है, ये हम आगे जानेंगे। तो ये बात किसकी थी, ये बात थी हमारे परमानेंट टीथ की। अब हम मिल्क टीथ की बात करते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा इंसाइजर, ठीक है, जो कि काटने के काम आएगा। फिर होते हैं कैनाइन, रदनक। फिर होते हैं प्रीमोलर और मोलर। तो ये वैसे भी क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज होना ही चाहिए कि अगर 32 हमारे अडल्ट में है और 20 हमारे बचपन में है, तो वो कौन से दांत हैं जो नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि 32 और 20 में 12 का क्या है, डिफरेंस है। तो कौन से दांत हैं जो नहीं आते हैं हमारे बचपन में, तो वो कौन से दांत हैं, तो इंसाइजर हमारे 8 आते हैं, ठीक है, कैनाइन हमारे 4 आते हैं। जो प्रीमोलर होते हैं वो हमारे जो बचपन के स्टेजेस में नहीं आते हैं, वो कितने होते हैं, नंबर 0 में होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि मिल्क टीथ जो होते हैं उनमें कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बचपन या चाइल्डहुड स्टेज के अंदर 6 मंथ के बेबी के अंदर या फिर 1 साल के बेबी के अंदर कौन से दांत नहीं आते हैं। तो हमें याद रखना होगा जो प्री मोलर होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 होते हैं। फिर उसके बाद मोलर होते हैं चर्णक, 8 होते हैं। काम सेम वही होता है, कृंतक का काम होता है कटिंग का, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग, प्रीमोलर एब्सेंट है, मोलर का काम होगा ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, राइट। तो
तो हमें पता चल गया कि परमानेंट टीथ कितने तरीके के हैं और कितने नंबर्स में हैं, और ये भी पता चल गया कि मिल्क टीथ कितने नंबर में है और कौन सा इसमें एब्सेंट है। तो 20 नंबर में है और कौन सा जाएगा, प्रीमोलर जाएगा। प्रीमोलर हमारे उसमें क्या होगा, हमारे टीथ में एब्सेंट होगा। तो ये हमारे किसकी बात हो गई, नंबर्स ऑफ टीथ की बात हो गई कि जो हमारे टीथ कितने नंबर में है। हमारे नंबर में है मिल्क टीथ है 20 और परमानेंट है 30। इंसाइजर है 4, ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर परमानेंट टीथ 8 4 8 12 का, ठीक है। और इस पे अगर बात करें दूध के साथ 8 4 0 8, इनको ऐसे भी याद रखा जा सकता है क्योंकि पूछा जा सकता है कि इंसाइजर कितने नंबर में होते हैं मिल्क टीथ में, या फिर प्रीमोलर कितने होते हैं मिल्क टीथ में। तो प्रीमोलर का आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। इंसाइजर का आंसर क्या होगा, 8। अब एक टीथ आता है ह्यूमन बॉडी में जो एकदम लास्ट में आता है। लास्ट टीथ इन ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर में अंतिम दांत, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैंने आपको क्या बोला है, फर्स्ट जो टीथ होता है वो कौन सा होता है, इंसाइजर होता है, ठीक है। इंसाइजर कौन सा, जो बिल्कुल फ्रंट में आता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, कुतरने के काम आता है। लेकिन जो लास्ट टीथ है जो ह्यूमन बॉडी में आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, लास्ट टीथ को हम जानते हैं किस नाम से, विजडम टीथ के नाम से, ठीक है। ये है क्या है, जो लास्ट एकदम लास्ट में आता है वो होता है विजडम टीथ या फिर अकल की दाढ़। सबने घर में सुनी होगी, दाढ़ आ रही है, अकल की दाढ़ आ रही है, ठीक है। ये हमारे जो टीथ है उनका सबसे लास्ट भाग है जो सबसे लास्ट में आता है। तो अकल की दाढ़ का मतलब अकल से नहीं होता कि अकल की दाढ़ आएगी तो क्या आ जाएगी, अकल आ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझना कि इसका नाम अकल की दाढ़ रख दिया है तो क्या आ जाएगी, इसके आने से ही अकल आ जाएगी, या फिर जिसमें नहीं आएगी उसमें अकल नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम अकल इससे रखा गया है क्योंकि ये कब आती है, जब हमें एक्चुअल में अकल आ जाती है, ठीक है। जब हम स्कूल से पास आउट होते हैं या हम कोई कॉलेज से पास आउट होते हैं और जब हम अपने टैलेंट को दिखाने के लिए जॉब सर्च करते हैं और भागते हैं घूमते हैं, ठीक है। स्कूल तक तो सबको पता है कि लाइफ एकदम इजीली चलती है, पेरेंट्स सब कुछ पे कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ जॉब की बात आती है तब हमें क्या आ जाती है, अक्ल आ जाती है। हम घूमते हैं या फिर हम जब बाहर जॉब करते हैं तब हमें अक्ल आती है, ठीक है। तो वो कौन सी एज होती है, 20, 21, 22, 23 ऐसी एज होती है जब हमें किसकी नीड होती है, जॉब की नीड होती है। जब हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं तब हमें क्या चाहिए, जॉब, ठीक है, जिससे हम हमारी क्या करें, लाइफस्टाइल चला सके। तो ये वही दाढ़ है जब हमें कब आती है, जब हमें अक्ल आती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आएगी तो ही हमें क्या आएगी, अक्ल आएगी, ठीक है। एक मैच्योरिटी वाली एज पे, ठीक है, एक मैच्योरिटी वाली एज पे ये दाढ़ें आती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अक्ल की दाढ़ कहते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन अक्ल की दाढ़ के, तो किस में होते हैं, ये होते हैं कुल 4 होती हैं और 2 सेट में होती है, ठीक है। नंबर्स याद रखना, 2 सेट में होंगी। अगर टोटल की बात की जाए, ठीक है, टोटल की बात की जाए तो कितनी होंगी, 4 होंगी, और सेट की बात की जाए तो 2 सेट में होंगी, ठीक है। याद रखना, सेट 2 होंगे, कुल 4 होंगे। और ये जो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे शरीर का क्या है, अवशेषी अंग है। इसलिए मैंने बताया कि अक्ल की दाढ़ का मतलब अक्ल से बिल्कुल भी नहीं है, ये अवशेषी अंग है या वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो पता होगा कि पहले मानव के शरीर, मानव की पूंछ हुआ करती थी जो है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। तो वो कौन से अंग होते हैं, ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता, वो धीरे धीरे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो विजडम टीथ है वो भी हमारे शरीर का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसका क्या है, कोई उपयोग नहीं है, आ गया तो भी ठीक, ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। अगर आप जान रहे हो, अगर आप जानते हो, अगर आप इवोल्यूशन, अगर आपने कभी सुना है या कहीं पढ़ा है तो आपको पता है आने वाले ह्यूमंस में जो हमारी लिटिल फिंगर है या हमारी छोटी उंगली है वो भी गायब हो जाएगी, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं, इवोल्यूशन वाले साइंटिस्ट कहते हैं कि इस छोटी उंगली का भी हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे एक जनरेशन बढ़ती जाएंगी उनमें इन छोटी उंगलियों का क्या हो जाएगा, रोल खत्म हो जाएगा। आप हाइट, अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हाइट भी हमारी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है।
तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, तो इवोल्यूशन इफेक्ट के चक्कर में हमने क्या देखा कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ कैसे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, और आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ही पेन, जब भी आती है तो बहुत पेन होता है। अकल की दाढ़ या दाढ़ें जब आती हैं तो बहुत ही पेन होता है। क्यों होता है पेन, क्योंकि आपने जो हमारे मसूड़े होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जो हमारा टीथ है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्ड पार्ट होता है, जब ये निकलता है सॉफ्ट पार्ट से तो बहुत पेन होता है, और इसी पेन के चक्कर में फीवर आ जाता है। तो हमें पता चल गया विजडम टीथ है जो मानव के शरीर में लास्ट में आएंगे। ठीक है, 2 सेट में है, टोटल 4 है, और कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है जो क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा विजडम टीथ। ओके, और कोई पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक विजडम टीथ है जो कि कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्योंकि एग्जाम्स में आजकल यही पैटर्न चलता है, एकदम डीप में जाते हैं और वो पूछते हैं जो नहीं पता है। ठीक है, हम सोच नहीं सकते कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्टिजियल ऑर्गन की बात क्यों करी हमने। ठीक है, तो हमें हर एक छोटा पॉइंट जानना है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन क्या होगा, स्किप नहीं होगा। अब ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि विजडम टीथ है। ठीक है, लेकिन हमने तो 4 टाइप पढ़े हैं दांत के, कि जो हमारे टीथ हैं वो 4 टाइप में ही आएंगे। पहला इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब ये जो टीथ है वो किस टीथ का पार्ट होंगे। ठीक है, कि कौन से कैनाइन के होंगे, इंसाइजर के होंगे, या फिर प्रीमोलर के होंगे या मोलर के। तो ये भी जानना जरूरी है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा, जो विजडम टीथ है, वो किसका पार्ट है, जो हमारे मोलर टीथ है उनका पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, मोलर टीथ का। तो एक और क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चंस हमारे सिर्फ 1-4 पॉइंटों से क्लियर हो चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन है, विजडम टीथ। सबसे ह्यूमन बॉडी के सबसे लास्ट में आने वाले ऑर्गन कौन से हैं, विजडम टीथ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लास्ट में टीथ आते हैं वो कौन से हैं, विजडम टीथ। ठीक है, और कौन से दांतों में, कि हम किस दांतों के अंदर इस विजडम टीथ को डालेंगे, वो कौन है, हमारा मोलर टीथ। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में या फिर हमारे विजडम टीथ के बारे में। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले आने वाला टीथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, इंसाइजर, और ह्यूमन बॉडी में सबसे लास्ट में आने वाला टीथ कौन सा है, विजडम टीथ। और जरूरी नहीं है कि विजडम टीथ जो है वो सब में प्रेजेंट हो, किसी में आता है किसी में नहीं आता है, और इसके ना आने से फर्क पड़ता है, आने से तो फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत टेम्परेचर जाता है, बहुत पेन होता है, कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने इसे किस में डाल दिया है, वेस्टिजियल ऑर्गन में डाल दिया है। तो यहाँ तक हमारी किसकी बात हुई है, टीथ के टाइप्स की। ठीक है, 4 तो हमने जाने ही है, 4 के अलावा हमने और क्या जाना है, एक लास्ट टीथ या विजडम टीथ को जाना है। अभी हमने दूध के टीथ के बारे में जान लिया। ठीक है, क्या है, कितने टाइप्स के हैं, इसके स्टडी को क्या कहते हैं, एक डाइफाइकोडोंट भी हमने टर्म जानी। 2 टर्म्स मैं आपको और बताऊंगी जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर अभी हम पहले क्या देखते हैं, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, दांतों के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं डेंटल फॉर्मूला या फिर दंत सूत्र, मतलब हमारे जो मुख में दांत हैं उनका सूत्र क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है। कोई काम का नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला, क्या होता है मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला। तो ये है मिल्क टीथ, हमें पता है, या फिर हम दूध की दांत के बारे में बात करें तो हमें पता है टोटल कितने नंबर में है, टोटल नंबर है इसके 20। ठीक है, टोटल 20 है, और इनका फॉर्मूला होता है 2102/2102। ठीक है, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है, 2102/2102, सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या है, परमानेंट टीथ है कितने या स्थायी दांत है कितने, 32, और इसका फॉर्मूला है 2123/2123। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मिल्क टीथ का याद रखना है 2102 और 2102, देन परमानेंट टीथ का याद क्या रखना है आपको
2 1 2 3 2 1 2 3। अब ये आता कैसे है? ये जो हमारे जॉ है, ये हमारा जो जबड़ा है, एक अपर है एक लोअर है। एक तो उसको हमने माउथ के बीच में से कट कर लिया और फिर हमने उसको लेफ्ट और राइट में कट कर लिया। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए? एक तो ऐसे कट किया है और एक ऐसे कट किया, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे हमने कट लगाया है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक तो हमने ऐसे काट लिया है, अपर और लोअर को डिवाइड कर लिया है, और इस अपर और लोअर को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो अगर हमें नंबर पूछे, मिल्क टीथ के नंबर पूछे, तो मिल्क टीथ कितने थे? मिल्क थे 6 तो 4, बट इसमें इंसाइजर थे वो कितने थे? 8। जो कैनाइन थे वो कितने थे? 4। ठीक है, प्रीमोलर जो थे वो कितने थे? 0। और जो मोलर थे वो कितने थे? 8। तो टोटल कितने हो गए? 20। 8 4 12, 12 और 8 20। ठीक है, अब हमने कैसे डिवाइड किया है? हमने 4 भागों में कर दिया है। ठीक है, एक तो हमने अपने मुंह पे बीच में कट लगा दिया है, और एक हमने लेफ्ट और ये जो हमारा जबड़ा है उसको लेफ्ट और राइट में कट लगा दिया है। ठीक है, तो कितने हो गए पोर्शन? 4। तो हमारे जो इंसाइजर है वो 8 है। इस 8 को हमें 4 भागों में देना है कि एक अपर में भी डालना है, एक लोअर में भी डालना है, अपर के राइट में भी डालना है, अपर के लेफ्ट में भी डालना है, लोअर के राइट में भी डालना है, लोअर के लेफ्ट में डालना है। तो इस 8 को हम कैसे दे सकते हैं? तो 2 अपर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, 2 अपर राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 अब लोअर लेफ्ट हो जाएगा, और 2 ही क्या हो जाएगा? लोअर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कितने हो गए? 2 हमने ऊपर की तरफ, 4 हमने ऊपर की तरफ दे दिए हैं, और 4 हमने नीचे की तरफ दे दिए। ये तो सबको पता है, जबड़ों में ऊपर की तरफ भी तीत है और हमारे नीचे की तरफ भी तीत है। तो जो 4 हैं वो ऊपर चले गए हैं, और 4 कहाँ चले गए हैं? नीचे चले गए। वैसे अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, जो हमारा कैनाइन है कितने हैं? 4 है नंबर में। तो जो हमारे 4 भाग हैं उनमें कितने चले जाएंगे? अपर वाले के लेफ्ट और राइट में 1 1 चला जाएगा। ठीक है, और लोअर वाले के लेफ्ट एंड राइट में 1 1 चला जाएगा। 2, तो 2 1 आ गया हमारा, समझ में आ रहा है? क्योंकि टोटल कितने हैं? 4 हैं, और चारों को 4 खानों में देना है। अपर में भी देना है, लोअर में भी देना है, अपर और लोअर के राइट में भी देना है, और अपर और लोअर के लेफ्ट में भी देना है। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रीमोलर की। प्रीमोलर एब्सेंट है, होते ही नहीं है। तो याद रखना है आपको, अगर प्रीमोलर होते ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे स्किप कर देंगे फॉर्मूले से। नहीं होते हैं तो हम 0 डालेंगे ही, क्योंकि दांत नहीं है, लेकिन जो दांत का सॉकेट है, ठीक है, जो कि एक अडल्ट स्टेज में आएगा, उसका वो सॉकेट, तो वो जगह तो है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ वो जगह ही नहीं होगी। अगर जबड़े का विकास होगा बचपन से, तो जहाँ इंसाइजर का होगा स्पेस, वहाँ पे इंसाइजर ही आएंगे। जहाँ पे कैनाइन का होगा, हाँ कैनाइन ही आएंगे। तो प्रीमोलर के लिए भी बचपन में जगह तो होगी वहाँ पे, कि अडल्ट स्टेज में जब आने होंगे तब क्या हो जाएंगे? वहाँ पे आके फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 नहीं करना होता, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया जाता है। 2 1 2 कर देते हैं, ठीक है, फिर 2 1 0 2 कर देते हैं, फिर और दो ऑप्शन दे देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 2 1 0 2 वाला ही ऑप्शन हमारा मिल्क टीथ के लिए सही है। प्रीमोलर को एब्सेंट नहीं करना है। जहाँ अगर प्रीमोलर नहीं है तो वो 0 कर देना है, ताकि वो ये शो करता है कि प्रीमोलर अभी नहीं है लेकिन अडल्ट स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 2 1 0, फिर बाद में मोलर कितने हमारे 8, तो 8 को अगर हम चारों में देंगे 2 1 0 2, सॉरी 0 भी इधर दिया, हर उसमें दिया, फिर हमने क्या दे दिया? मोलर। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला 2 1 0 2 2 1 0 2। ठीक है, 2 1 0 2 2 1 0 2 इंटू 2 भी हो जाता है, तो क्योंकि हम 2 2 से इन दोनों को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास हमारा पूरे क्या हो जाएंगे? हमारे जो टीथ हमने जो लिखी है कि इंसाइजर 18 नंबर में होता है, और कैनाइन 4 में होता है, या प्रीमोलर 0 में होता है, या मोलर 8 में होता है, तो वो पूरा टोटल नंबर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है? 2 1 0 2 / 2 1 0 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या है? 2 1 0 2 / 2 1 0 2। प्रीमोलर का याद रखना है कि प्रीमोलर को एब्सेंट नहीं करना है, न यहाँ करना है ना एग्जाम्स में करना है। ठीक है, ऑप्शन आता है 2 1 2, तो उसको स्किप करके
किसके पास जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रीमोलर नहीं होगा तो उसे क्या दे दिया एग्जाम में, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ में अगर हम किसकी बात करें, इंसाइजर की बात करें तो कितने होते हैं, 8, ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं, 4, प्रीमोलर कितने होते हैं, 8, और मोलर कितने होते हैं, 12, ठीक है। मैंने बताया था ऐसे याद कर सकते हैं, ICPMM 8 4 8 12, 8 4 8 12, ये कौन से हमारे परमानेंट टीथ। तो वापस से वही सेम, अगर हमारे जबड़े को कैसे कट करेंगे, 4 भागों में कर देंगे, एक हम बीच में कट लगाएंगे जिसमें हम किसको डिफ कर देंगे, अपर को अलग कर देंगे और लोअर को अलग कर देंगे, और एक कट हम ऐसे लगाएंगे, वो हम कैसे अलग कर देंगे, हम लेफ्ट को अलग कर देंगे, हम राइट को अलग कर देंगे, ठीक है। तो वापस से वही जो हमारे इंसाइजर है कितने नंबर में, 8 नंबर में है, तो हमें इन चारों खानों में देना है, अपर में, लोअर में, लेफ्ट में, राइट में। कंफ्यूज नहीं होना, अपर लोअर लेफ्ट राइट खुद ही समझ लो, ठीक है। अपर ऊपर वाला, लोअर नीचे वाला, बीच में कट लगाएंगे तो अपर वाला लेफ्ट और राइट, लोअर वाला लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो 8 है इंसाइजर, तो वही हर एक बॉक्स में कितने जाएंगे, 2 2 2, टोटल कितने हो गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं मिलाकर 8। और कैनाइन कितने थे, 4, तो 4 एक एक सब में जाएगा, ठीक है। फिर प्रीमोलर थे 8, वापस से 2 2 सब में जाएगा। फिर मोलर है 12, तो कितने जाएंगे, 12, 3 3 सब में जाएंगे, 3 चौक 12 होते हैं, 3 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 12 आता है, तो 3 3 3 हर इसमें जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, मोलर हमारे पास 12 हो गए। तो हमारा जो परमानेंट टीथ का फॉर्मूला बना है वो कितने का बना, क्या बना है, 2123/2123, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें पता चल गया होगा, मिल्क टीथ फॉर्मूला MTF कह देंगे, और परमानेंट टीथ फॉर्मूले को हम क्या कह देंगे, PDF कह देंगे। PDF वाली नहीं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, PDF वाला, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला वाला। तो ये आपने क्या जाना है, टीथ के बारे में जाना है। टीथ के बारे में हमने टाइप्स जान लिए हैं, हमने कुछ टर्म्स जान ली हैं, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि कौन से टीथ कितने नंबर्स में है और कौन से टीथ का क्या काम है। क्या काम है इंसाइजर का, इंसाइजर का काम है कटिंग, ठीक है। क्या काम है कैनाइन का, याद रखना है, टीयरिंग या फिर टीयरिंग, चीरना फाड़ना। अगर क्या काम है प्रीमोलर का, ग्राइंडिंग, और क्या काम है मोलर का, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, ठीक है। कैनाइन किस में डेवलप होंगे, कैनाइन उनमें डेवलप होंगे जो भी कैसे जीव है, मांसाहारी जीव है, जैसे टाइगर, लॉयन, ठीक है, जिन्हें क्या करना है, चीरना फाड़ना है, क्योंकि मांस किसका खाते हैं, मांस किसमें, एक जीव जब दूसरे जीव का ही खाएगा और वो दूसरे जीव को क्या करना पड़ेगा, चीरना या फाड़ना पड़ेगा। तो जो कैनाइन्स होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, कार्निवोरस या फिर मांसाहारी जीवों में। और जो इंसाइजर होते हैं, ठीक है, वो किस में डेवलप होते हैं, इंसाइजर किन में, रैट में, ठीक है, कुतरने का, छोटे छोटे चीजों में काटने का काम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, इंसाइजर क्या काम करता है, काटने का काम करता है। तो आपको याद रखना है इंसाइजर उन जीवों में होंगे जो कि काटने का काम करते हैं, जैसे माउस हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, इनका काम है कुतरना। और कैनाइन उनमें होते हैं जिनमें क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है। अब मैं एक बात बता देखते हैं। हम हाथी को सबने देखा होगा, एलिफेंट सबने देखा है, तो उसके जो बाहर के जो तीत होते हैं जो नुकीले से लटके होते हैं, ठीक है, जो बाहर के तीत जो नुकीले होते हैं, जो बाहर ऐसे, जिसे हम टस्क भी कहते हैं, तो ये कौन से होंगे, ये एलिफेंट की बात कर रही हूँ मैं। कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये एलिफेंट की बात है कि एलिफेंट के जो बाहर के तीत जो उसके सूंड के बाहर आते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये नुकीले तीत कैनाइन नहीं होते हैं, ठीक है, ये नुकीले तीत होते हैं इंसाइजर। ठीक, क्वेश्चन आए तो जो हाथी के बाहर निकले हुए तीत हैं वो किसका एग्जाम्पल है, कैनाइन, नो, इंसाइजर का होता है, ठीक है। तो इसलिए इस पे एक कहावत भी है कि हाथी के दांत दिखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो इनका इंसाइजर का काम क्या है, कटिंग का काम है। तो ये जो दांत हैं वो चीरने फाड़ने काम नहीं होते, कटिंग के काम आते हैं। तो याद रखना, एलिफेंट के जो बाहर निकले हुए नुकीले, वैसे नुकीले हम कैनाइन को कह रहे हैं। तो जो हाथी के बाहर आ रहे हैं वो नुकीले दांत क्या है, कैनाइन नहीं है, इंसाइजर है।
और रैबिट के तो दिख रहे हैं वो कौन है, वो भी इंसाइजर है। लेकिन हाँ, लॉयन जब वो दहाड़ता है, जब उसके दांत वो जो नुकीले दिखते हैं वो कौन से हैं, कैनाइन है। तो कैनाइन सिर्फ कार्निवोरस में ही डेवलप्ड होते हैं। तो ये टीथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब आगे देखते हैं। अब है दांतों की संरचना। तो दांतों की संरचना पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर आता है तो 2 ही 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैं ही आपको एक सिंपल फॉर्म में संरचना बना के दिखाती हूँ कि दांतों की संरचना कैसी होती है। तो सबने देखा ये वाला पार्ट, दांतों का कौन सा वाला पार्ट हमें दिखता है, व्हाइट वाला पार्ट। दांतों का कौन सा पार्ट है हमारा, ये होता है ये वाला पार्ट जो है, जो हमें दिखता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो व्हाइटिश पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। क्या कह रहे हैं इस व्हाइट वाले पार्ट को, डेंटाइन। ठीक है, डेंट जहां भी डेंट और डेंटोलॉजी, थिकोडोंट, ब्यूनोडोंट, जो भी टर्म्स है वो सिर्फ डेंट किससे है, टीथ से रिलेटेड है। तो ये जो डेंटाइन हमें दिख रहा है वो कौन सा पार्ट है, जो हमें दिखता है, व्हाइट वाला पार्ट। ठीक है, इसे हम और दूसरे नाम से क्राउन से भी जानते हैं। क्राउन क्या कहते हैं, इसे क्राउन भी कहते हैं डेंटाइन वाले पार्ट को। ये जो डेंटाइन वाला पार्ट है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। इस डेंटाइन वाले पार्ट में क्या होती है, कवरिंग होती है। वो किसकी होती है, अगर सबने सुना है इनेमल की। ठीक है, ये जो ब्लू से मैं आपको एक कवरिंग दिखा रही हूँ, इस डेंटाइन वाले पार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम कहते हैं इनामेल, एनामेल। ठीक है, और ये जो इनामेल है हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, इनामेल क्या है, हमारी बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट है। कैसा है, हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट पार्ट है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे हार्ड है, तो भी इनामेल है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे हार्ड है, तो भी क्वेश्चन क्या आंसर क्या होता है, इनामेल होता है। बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट कौन है, इनामेल। ये जो इनामेल है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। इनामेल है वो किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी कैल्शियम फॉस्फेट भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो वो भी हम कर सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गनेस है इस इनामेल की वो किससे आती है, कैल्शियम फॉस्फेट से आती है। और जो हार्डनेस है वो क्यों आएगी, तो आप सबको पता है कि जो हम अगर किसी भी चीज़ में पानी नहीं है तो कैसा होगा, वो हार्ड होगा। हम किसी भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, हम पानी डालते हैं। चूना अगर आपने देखा होगा तो कितना टाइट होता है। ठीक है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं, तब जाके वो क्या होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो इनामेल है उसके अंदर बिल्कुल भी पानी, अगर रीज़न पूछ लिया जाए कि वाई, कि क्यों इनामेल स्ट्रॉन्ग है, इतना क्यों हार्ड है, क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं है। पानी क्या है, एब्सेंट है एकदम। इसलिए हमारे शरीर का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसा पार्ट है, स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड पार्ट है। और किससे बना हुआ है, CaCO3 से मिलके बना होता है। फिर ये जो हमारा जो दांत है, ठीक है, ये कहाँ, इसके साथ क्या जुड़े होते हैं, हमारे मसूड़े। किसमें जा कहाँ होते हैं, साइड में इसके साथ होते हैं नीचे मसूड़े, जहाँ से ये फिट होता है। ठीक है, ये हमारे गम्स है, ये हमारे गम है। ठीक है, गम्स या फिर मसूड़े। गम नहीं है दुखी रहने वाला, मसूड़े हैं। ठीक है, ये जो मसूड़े हैं यही दांतों को क्या करते हैं, पकड़ के रखने का काम करते हैं। इन्हीं मसूड़ों में से क्या आती है, हमारे शरीर से रेड ब्लड सेल्स आती हैं,
क्या है ये लाल कलर में जो मैं शो कर रही हूँ, ये है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जो कि आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त वाहिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, हम कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं। तो ये जो रेड रेड आपको दिख रही है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। और सबको पता है कि रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी का जो काम है हमारे शरीर में क्या है, जो न्यूट्रिएंट है उनको, जैसे ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो हमारे न्यूट्रिएंट को लेके घूमता रहता है, तो न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो ये तो हमें पता है। जो बाहरी लेयर है जिसे हमने इनामेल कहा है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो हार्ड है, ठीक है, वो उसके पास उसे तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट है, हार्डेस्ट है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, जो डेंटाइन है, वहाँ पे किसकी ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत है न्यूट्रिएंट की, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट कौन पहुँचाता है, मसूड़ों में से जो आरबीसी निकली होती है वो पहुँचाती है। ये आरबीसी मसूड़ों में से होकर गुजरती है, डेंटाइन तक पहुँचती है, यहाँ पे क्या पहुँचा देती है, न्यूट्रिएंट पहुँचा देती है। इसलिए मसूड़ों को क्या रखना पड़ता है, स्वस्थ, ठीक है। क्या कौन सा ऐड आता है, बबूल का ऐड आता है, या कोई सा भी ऐड, कोई भी टूथपेस्ट, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, कि मसूड़ों को स्वस्थ रखें। मसूड़, दांत की बात नहीं करते, ठीक है, किसकी बात करते हैं, मसूड़ों की करते हैं, क्योंकि पता है कि दांत तक जो न्यूट्रिएंट लेके जा रहा है वो कौन है, हमारे मसूड़े। मसूड़ों के अंदर से ही या गम्स के अंदर से ही क्या जाती हैं, आरबीसी जारी होती है, जो उस न्यूट्रिएंट को हमारे टीथ के डेंटाइन पार्ट तक पहुंचाती है। अगर वो ही खराब हो गए तो क्या होगा, हमारा दांत अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी टूथपेस्ट के बारे में बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखने वाला ऐड हमेशा दे दिया जाता है। ये समझ में आ गया होगा। दांत स्ट्रक्चर कोई काम की नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर पूछ ले कि अपर वाले पार्ट को या वाइट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डेंटाइन या क्राउन कहते हैं, उस पर एक लेयर होती है स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे हम एनामेल कहते हैं। किससे बनी हुई है, मेनली तो अगर आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट भी आ रहा है, तो आप वहाँ पे भी क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। वाइट पार्ट है, हट जाती है तो हल्का सा येलोनेस आ जाती है। फिर नीचे मसूड़े होते हैं जो उस दांत को पकड़े रखते हैं, और इनके थ्रू आरबीसी जाती है जो डेंटाइन वाले पार्ट को न्यूट्रिएंट पहुंचाती है। तो ये एक सिंपल से एक स्ट्रक्चर है हमारे टीथ की जो हमने अभी देखी है, ठीक है। तो ये तो टीथ का हमने पूरा ओवरव्यू देखा है कि हमने देख लिया कितने प्रकार के हैं, किसका क्या काम है, क्या डेंटल फॉर्मूला है, कितने नंबर में है, कितने मिल्क में आते हैं, कितने परमानेंट में आते हैं, ठीक है। ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट थीकोडोंट का मतलब क्या है, हमारे जो दांतों का अरेंजमेंट है वो कैसा है, सॉकेट के अंदर है। ऐसे नहीं है कि दांत कहीं भी फिट है, ठीक है। इनके लिए हमारे जो जबड़े हैं उनमें ऐसे सॉकेट्स बने हुए हैं कि यहाँ पे आके इंसाइजर फिट हो जाएगा, यहाँ पे आके कैनाइन फिट हो जाएगा, यहाँ पे आके प्रीमोलर फिट हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, हमारे जॉ में सॉकेट में टीथ का अरेंजमेंट, वो एक क्या कंडीशन कहलाती है, थीकोडोंट। समझ में आ गया। सॉकेट नॉर्मली हम हमारे घर में देखते हैं, बिजली की सॉकेट्स होते हैं, उनमें हमारे प्लग फिट हो जाते हैं और काम स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में हमारे टीथ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉकेट्स बने हुए हैं कि ये टीथ इसमें फिट होगा, ये टीथ इसमें फिट होगा, ये टीथ इसमें फिट होगा। तो ये जो सॉकेट वाला अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, थीकोडोंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो टीथ का अरेंजमेंट है क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, थीकोडोंट। क्योंकि टीथ का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसे ही वो अव्यवस्थित नहीं है, सबके लिए अपना पर्टिकुलर एक सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर उन टीथ का क्या है, अरेंजमेंट है। तो ये कंडीशन समझ में आई है आपको, थीकोडोंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो ये एक टर्म हो गई थीकोडोंट। एक है हेटेरोडोंट।
हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब जानते हैं आप? एक होता है, एक टर्म होती है हेट्रो, एक होती है होमो। होमो मतलब होता है सेम, जो भी कोई चीज होगी वो एक जैसी ही होगी, ठीक है, अलग अलग नहीं होगी। एक होता है हेट्रो, मतलब जो भी कोई चीज होगी वो डिफरेंट डिफरेंट, चाहे हम शेप की बात करें, चाहे हम साइज की बात करें, चाहे हम वेट की बात करें, वो कैसे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो वो होता है हेट्रो। होमो मतलब सेम, चाहे हम शेप की बात करें, चाहे हम साइज की बात करें, चाहे हम लेंथ की बात करें, चाहे हम वेट की बात करें। लेकिन हेट्रो में क्या होगा? चाहे हम शेप की बात करें, चाहे हम साइज की करें, चाहे हम लेंथ की करें, सब कैसा होगा? डिफरेंट। तो हेट्रो मतलब होता है विषम और होमो मतलब होता है सम, ठीक है। तो हेट्रो डॉन्ट, हेट्रो समझ में आ गया, डिफरेंट। तो डॉन्ट का मतलब आपको आ ही गया होगा। डॉन्ट, हम इतनी देर से पूरा डॉन्ट 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 डॉन्टोलॉजी डॉन्टोलॉजी यही पढ़ते आ रहे हैं दांतों के बारे में। तो हमें पता है हम कैसे हैं, तो ह्यूमन कैसे हैं? हेट्रोडॉन्ट है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ इंसाइजर की जो शेप होती है कुछ ऐसी होती है। जो कैनाइंस होते हैं उनकी शेप थोड़ी ऐसी नुकीली होती है। जो प्री मोलर होते हैं वो थोड़े इस शेप में होते हैं, और जो मोलर होते हैं वो थोड़े से इस शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये दिख रही है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप। ये हमारे इंसाइजर की शेप है, थोड़े से ब्रॉड। ये हमारे कैनाइन की शेप है, थोड़े से नुकीले। ये हमारे प्रीमोलर की शेप है, दिख रहा है इसका शेप। हमने इसका काम ग्राइंडिंग बताया है, तो ग्राइंडिंग में क्या है, थोड़ा सा अंदर जाके भी है, तो जो मॉलिक्यूल को पड़ेगा तो कितना तेज लगेगा, है ना, ताकि वो टूटे। और ये हमारे मोलर की शेप है, ठीक है। तो ऐसे जीव या ह्यूमन बीइंग, इनमें सारे टीथ की जो शेप अलग अलग होती है, तो इसको हम एक टर्म क्या देते हैं? हेट्रोडॉन्ट। समझ में आ गई बात? हेट्रोडॉन्ट हम कैसे हैं? हेट्रोडॉन्ट है। अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग कैसा है, हेट्रोडॉन्ट है। ह्यूमन बीइंग कैसा है? थीकोडॉन्ट है। ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? डाइफाइकोडॉन्ट है, कि 2 बार टीथ आते हैं। और एक लास्ट एक टर्म और आती है, कौन सी आती है? एक टर्म तीसरी आती है। फर्स्ट हमने पढ़ी थीको, फिर हमने पढ़ ली हेट्रो, और फिर हम पढ़ते हैं तीसरी ब्यूनोडॉन्ट। ब्यूनोडॉन्ट। तो ये ब्यूनोडॉन्ट कौन सी टर्म है? ब्यूनोडॉन्ट मतलब होता है जो हल्का सा हमारा शार्पनेस जो होती है हमारे टीथ की, हल्की सी जो शार्पनेस जाती है, जिससे कि हमारा फूड को क्या करना जाए, आराम से तोड़ा जाए। जो शार्पनेस है या फिर शाइनिंग, जो हल्की सी हमारे टीथ में एक शाइनिंग होती है, वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं? टर्म ब्यूनोडॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कैसे हैं वो टीथ के अकॉर्डिंग? हम हैं डाइफाइकोडॉन्ट हैं, हम थीकोडॉन्ट भी हैं, हम हेट्रोडॉन्ट भी हैं, और हम ब्यूनोडॉन्ट भी हैं। तो कोई सा भी टर्म पूछा जाए, आपको उसके टर्म्स के मतलब पता चल गए। थीकोडॉन्ट मतलब सॉकेट में अरेंजमेंट, हेट्रोडॉन्ट मतलब सबकी अलग अलग शेप टीथ की, और ब्यूनोडॉन्ट मतलब एक शाइनिंग या एक शार्पनेस जो हमारे टीथ में आती है, उसको हम एक साइंटिफिकली एक टर्म देते हैं, वो क्या है? ब्यूनोडॉन्ट, ठीक है। तो ये था हमारा टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में, और टीथ का एक ओवरव्यू दिया। ये पूरा एक डिटेल हमने पढ़ा है, क्या टाइप है, क्या है। मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन स्किप होगा आपसे। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारा माउथ है, या हमारी एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग है माउथ, उसके अंदर जो दूसरा ऑर्गन है टंग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। थैंक यू।